क्वेश्चन बनते हैं प्री दोनों यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए, और मेंस में इसके कुछ टुकड़े पूछ लेते हैं। नहीं तो बेचने वाले अपना धंधा बनाने के लिए ये सब फालतू बताते हैं। एक बार यूपीएससी के पेपर तो देखो, वहीं से तो पता चलेगा कि आता क्या है। जय हिंद बच्चों, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और ये पार्ट सेकंड है, क्योंकि इसमें हम पोस्ट इंडिपेंडेंस समझ रहे हैं। मींस आज़ादी का जैसे ही विभाजन, आज़ादी की जैसे घोषणा हुई और भारत का विभाजन होने लगा था, उस टाइम पे एक्चुअल में हो क्या रहा था। 5-6 चीज़ें एक साथ हो रही थी, जिसका मैंने एक पार्ट कवर कर दिया। आज ये दूसरा पार्ट है जिसमें अपन समझते हैं कि देखो 5-6 चीज़ें कौन कौन सी थी। कि एक तो राष्ट्रीय आंदोलन से हमने क्या क्या सीखा है, वो सारी चीज़ें यूपीएससी पूछ रहा है। उसके बाद विभाजन के दौरान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बदलाव क्या क्या हो रहे थे उस समय के हिसाब से, ये यूपीएससी और स्टेट पीएससी पूछते हैं। भारत का उस समय पे बहुत सारी रियासतें आज़ाद हो गई थी, तो सबको भारत में मिलाना था, पूरा एक भारत बनाना था। ये सारी चीज़ें हो रही थी। उसके बाद भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध हो गया था 1947 में ही, और उसके बाद संविधान निर्माण हो रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही थी, जिसमें से मैंने पार्ट 1 में 2 चीज़ें कवर कर दी हैं। राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत, कि हमने पूरे राष्ट्रीय आंदोलन जो चला है उससे सीखा क्या क्या, जो स्टेट पीएससी और यूपीएससी के मेंस का मेन कंटेंट है, यहीं से यूपीएससी सबसे ज्यादा पूछता है मॉडर्न इंडिया में। उसके बाद विभाजन के दौरान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बदलाव। देखिए एक चीज तो कंफर्म है, अपन ने प्रीवियस ईयर पेपर में, आप मेरी पिछली वीडियो से जान चुके हैं कि अगर आप मेरी बातों में भी यकीन नहीं करें तो आप खुद प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखिए कि क्या कहते हैं, यूपीएससी और स्टेट पीएससी सबसे ज्यादा मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री में यही पूछ रहे हैं कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बदलाव बताए, कौन सा युद्ध कब लड़ा, किस डेट, क्या क्या। ये फालतू की चीजें पूछ ही नहीं रहा है। ये फालतू की बस ये कोचिंग बेचने वाले अपना धंधा बनाने के लिए ये सब फालतू बताते हैं। एक बार यूपीएससी के पेपर तो देखो, वहीं से तो पता चलेगा कि आता क्या है। वो मैंने कवर कर दिया है पहली वीडियो में, ये 2 चीजें। आज की वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि भारत में जो रियासत का विभाजन हो गया था, उसको भारत में कैसे वल्लभ भाई पटेल ने पूरा लेकर आए। कश्मीर, जूनागढ़, हैदराबाद, ये मुख्य रियासतें थी, इनके बीच में मसला क्या था, आखिर चल क्या रहा था उस समय, जो कि पूछा जाता है। दूसरी चीज अपन देखेंगे कि भारत पाकिस्तान युद्ध, जो कि पहला भारत पाकिस्तान युद्ध था 1947 में, ये कैसे हुआ। और ये सारी चीजें, ये 2 चीजें आज अपन देखने वाले हैं, एक ये। और अगली वीडियो में, जो कि परसों आएगी, सॉरी कल आएगी, उसमें भारत संविधान की पूरी निर्माण प्रक्रिया अपन समझेंगे, पूरा A to Z की कैसे, किस क्रम से चीजें हो रही थी, क्या क्या चीजें हो रही थी डिटेल में, पूरी कौन कौन सी समितियां बनी थी, मुख्य समिति, मेन समिति, उप समिति, सब कमेटीज, पूरा कौन कौन से स्रोत थे, प्रस्तावना कैसे बनी, वो सारी चीजें अपन देखेंगे। तो आज की वीडियो के लिए अपन चलिए आगे बढ़ते हैं। अपन देखते हैं कि जब भारत आजाद हो गया था तो भारत कई सारे टुकड़ों में बट गया था, और माउंटबेटन योजना में 3 चीजें थी, या तो भारत में मिल जाओ, या पाकिस्तान में मिल जाओ, या स्वतंत्र हो जाओ। तो जब विभाजन हुआ तो 565 टोटल रियासतें थी जिनके पास ये 3 ऑप्शन थे, भारत में, पाकिस्तान में, या फिर आजाद रहो। तो जितनी चीजें जो पाकिस्तान जाना चाह रहे थे, सिंध, पंजाब का आधा हिस्सा, और उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान, जिसको आज अपन बांग्लादेश कहते हैं, ये तो पाकिस्तान में चले गए, कुछ भारत में आ गए। पर 3 ऐसी रियासतें थी, पहली कश्मीर रियासत राजा हरि सिंह की, फिर जूनागढ़ रियासत जिसको जो गुजरात क्षेत्र है, और हैदराबाद रियासत जो आज का तेलंगाना क्षेत्र है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाला जो टोटल क्षेत्र है वो। ये 3 रियासत कह रही थी कि हमें आज़ाद ही रहना है, स्वतंत्र बना रहना है। तो इनके बीच में फिर क्या ऐसी स्थिति आ गई कि इनको भारत में विलय होना पड़ा, ये अपन देखते हैं। बाकी तो चुपचाप आ गए थे, राजपूतों ने, मराठाओं ने, सबने कह दिया है कि हम भारत में ही रहेंगे। तो अपन देख लेते हैं रियासतों का भारत में विलय। यहाँ से कई बार यूपीएससी और स्टेट पीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। रियासतों का भारत में विलय, तो विभाजन के समय पर कुल 565 रियासतें थी जो जिनको भारत या पाकिस्तान में मिलना था। उनमें से तो भारत में विलय करने के लिए एक विलय समिति बनाती है, जिससे आप एक पत्र पे साइन करो तो आप भारत में विलय हो जाओगे। तो एक विलय समिति बनी थी जिसके हेड थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल हेड थे, और इनके साथ रहते थे वीपी मेनन साहब। वीपी मेनन साहब इनके साथ रहते थे। कुल मिला के तो जेल झोला उठा के और चल देते थे कि भारत को अपन को इकट्ठा करना है, भारत को जोड़ना है। उसमें से सभी रियासतें तो जो जिसको जहां जाना चले गए, पर 3 रियासतों ने बखेड़ा खड़ा कर दिया। उनमें से सबसे पहली थी कश्मीर रियासत। ये तीनों मैंने प्रॉपर सीक्वेंस वाइज ही लिखी कि पहले किसके साथ विवाद हुआ, फिर किसके साथ, फिर किसके साथ। सबसे पहले आई कश्मीर में समस्या। हुआ क्या यहाँ, पहले अपन पढ़ देते हैं, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि कश्मीर में 1947 में विवाद आया कि राजा हरि सिंह थे, वो उस समय वहां पे हिंदू राजा थे और जनता मुस्लिम थी ज्यादातर। तो राजा हरि सिंह ने स्वतंत्र रहने की बात करी कि हम अपने साथ स्वतंत्र, हम अपनी रियासत खुद देख लेंगे, हमको किसी में नहीं मिलना।
तो 22 अक्टूबर, ठीक है भारत ने मान लिया पर पाकिस्तान ने नहीं माना। पाकिस्तान ने क्या किया, 22 अक्टूबर को 1947 22 अक्टूबर को पाकिस्तानी सेना समर्थित कबीलाई लड़ाकों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। कुल मिला के पाकिस्तानी सेना भी थी उसमें और कबीलियाई लोगों को इकट्ठा करके उनको कश्मीर को मिलाना था अपने क्षेत्र में, तो उन्होंने हमला कर दिया। तो हमला किया, अब राजा हरि सिंह क्या करे, तो उसने फिर किया भारत को कॉल, कश्मीर पर हमला कर दिया। जब हमला हो गया तो अगले बात उसने क्या किया, राजा ने भारत से सहायता मांगी। भारत ने कर दिया साफ मना, देखो आपको रहना स्वतंत्र, आप रहो, हमसे क्यों बोल रहे हो, आप भारत में के हिस्से होते तो हम फिर सेना भेजते। तो फिर राजा हरि सिंह ने कहा ठीक है, हम आपके विलय पत्र पर साइन करते हैं, आपकी विलय समिति में साइन करते हैं, पर आप यहाँ सेना भेजो क्योंकि ये लड़ाके पूरा क्षेत्र तहस नहस कर रहे हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी, मारकाट, सारी चीजें मच रखी हैं। आतंकवादी कैसे होते हैं वो तो आपको पता ही है। तो सहायता मांगी, तब तक आतंकवादी श्रीनगर तक पहुंच गए थे। पूरा बारामूला क्षेत्र, बाड़मेर, उरी क्षेत्र, सब क्षेत्र हथिया लिए थे आतंकवादियों ने, श्रीनगर तक आ गए थे। तब भारत ने शर्त रखी कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे तभी भारत सहायता करेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो 26 अक्टूबर, ये डेट याद रखिएगा, 26 अक्टूबर 1947 को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। 22 तारीख को आक्रमण हुआ, 26 तारीख को राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए और उसके बाद जैसे हस्ताक्षर किए भारत ने अपनी सेना भेजी, पूरी एयर स्ट्राइक करके सेना भेजी पूरा क्षेत्र। हालांकि ये पूरा भारत पाकिस्तान युद्ध है जो कि अगली स्लाइड में अपन यही पढ़ने वाले हैं, पूरा युद्ध कैसे हुआ अभी ब्रीफ में बता देता हूँ। पूरा कबीलियाओं को खदेड़ा, भगाया और क्या कहते हैं, भगाकर कश्मीर को पाकिस्तान के चंगुल से आजाद कराया। पर उस समय थे, एक्चुअल घटना बताता हूँ, हुआ क्या, ये मुद्दा चला गया, भारत ने ये मुद्दा ले गया यूएन, संयुक्त राष्ट्र ले गया और एक संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि आप भारत कश्मीर को एक अलग से स्पेशल स्टेट का दर्जा दो। तो उसको अनुच्छेद 370 बनाना पड़ा, स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया और क्या कहते हैं, जो कि अपन ने 2019 में हटा दिया था। एक बार बता देता हूँ फिर आपको इसकी रियलिटी बताता हूँ कि यूएन का ये पचड़ा जो आज तक अपन भुगत रहे हैं, ऐसा घाव बन गया है, ये हुआ क्या था। ये तो कई बार ना आपको डिटेलिंग बतानी है, इसमें लिखे हैं शॉर्ट में लिखा है मैंने, तो उसमें कंफ्यूज हो जाता हूँ, तो पहले ये बोलूँगी पहले मैं आपको पढ़ के बता दूंगा, उसके बाद एक्सप्लेन कर दूंगा। तो परंतु मामला यूएन चला गया जिसमें एलओसी बनी, लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई थी, जो पूरा जितना क्षेत्र पाकिस्तान ने हथिया लिया था उस क्षेत्र के बाद से लाइन ऑफ कंट्रोल बना दी थी और कश्मीर को स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया और अनुच्छेद 370 में इसको स्थान दे दिया। और 2019 में 370 आपने इस पे मूवी बनी है, हटा दिया गया। हुआ क्या था, ये पूरी गलती मैं तो मानता हूँ अपन भारत जीत गए थे, पूरी गलती ये नेहरू जी की है। नेहरू जी का क्या अंतरराष्ट्रीय स्तर पे दबदबा था, मतलब उनकी बहुत पहुंच थी। तो वो होता ना कि देखो हमारी कितनी पहुंच है, हम होशियारी झाड़ने के चक्कर में इनने मामला भेज दिया यूएन। और यूएन ने अभी तक, जो कि पूरी दुनिया में शांति फैलाता था, उसने अभी तक, आज अपन 70-75वीं वर्षगांठ मना रहे, आज तक उसने एक ये छोटा सा मामला नहीं सुलझाया। पता नहीं क्या हो गया था उनको, चुपचाप हमला करके बाकी रियासतों जैसे जीत लेना था। पीओके ये एलओसी लाइन भागा के, अच्छा ये जो एलओसी लाइन है ना 1972 में, इसमें लिखा नहीं है, मेरे नोट्स में पूरा लिखा है, आप टेलीग्राम पे चल जाना, मैंने पूरे नोट्स अपलोड कर दिए या फिर फोटोज अपलोड करी हैं, जो क्लास लेता हूँ उसकी अपलोड कर देता हूँ, या अदरवाइज आप क्या कहते हैं उसको, मेरे नोट्स व्हाट्सएप पे मुझे नंबर से मैसेज कर दो, मैं आपको पूरे नोट्स की हैंड रिटन पीडीएफ ही भेज दूंगा। मैं वो चैनल क्या कहते हैं उसको, चैनल खोलोगे ना तो इंट्रो में मेरे नंबर और ईमेल आईडी है, वहां से मिल जाएगा। खैर, ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है ना, एलओसी यूएन ने खींच दी थी, इसी को 1972 में जो दूसरा पाकिस्तान के साथ युद्ध हो गया था भारत का, उसी को बाद में पीओके बोला गया, पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। ठीक है, तो इन सब की डिटेल में देखो यार, इसमें बोर्ड में नहीं लिख पाता हूँ, आप समझो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं डिटेलिंग में लिखते लिखते, तो मैं यहाँ शॉर्ट में लिख के आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हालांकि आप चाहो ना, अगर आपको ऐसा पूरा फोटो वोटो टेली का वो नहीं करना हो तो आप क्या कहते हैं, जो मैं बोलता हूँ और जो मैं लिखता हूँ, अरे मैं राउडी राठौर नहीं हूँ जो मैं बोलता हूँ और जो मैं लिखता हूँ, इन दोनों को सुन के देख के नोट्स बना लिया करो, तो आपको अलग से जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको नोट्स नहीं बनाना है, नोट्स आपके पास होने चाहिए, आप बस मेरी क्लास में आके सुनते जाओ एक्सप्लेनेशन, तो आप मेरी हैंड रिटन नोट्स ही ले लो, तो आपके पास एक नोट्स हो जाएंगे पूरे, उनको प्रिंट करा के रख लेना, आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
और यहाँ से बस एक्सप्लेनेशन चीज़ें समझते जाना, सुनते जाना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। जूनागढ़ रियासत में कश्मीर के मुद्दे के बाद, हालांकि ये चीज़ें पूरी 1949-50 तक चली थी, है ना, पर उसी समय 1948 में जब भारत में सभी रियासतों को विलय करना था, उसी में एक पंगा ये हो गया कि जूनागढ़ जो रियासत थी, जो आज की सौराष्ट्र या फिर गुजरात महाराष्ट्र वाला जो क्षेत्र है, उस रियासत ने क्या कहा कि नवाब ने क्या किया, नवाब ने स्वतंत्र रहने की तो नहीं करी, पर नवाब ने पाकिस्तान में शामिल होना चुना। इसमें भारत को कोई आपत्ति नहीं थी, एक्चुअल में थी, पर अभी बताता हूं। पर जनता पूरी हिंदू थी, मैक्सिमम जनता हिंदू थी, अभी बताऊंगा। 99% जनता, 95% to 99% जनता हिंदू थी। तो अब देखो, मैं फिर वही पूरा एक्सप्लेनेशन करने लग गया, जबकि यहाँ मैंने छोटा सा लिखा है। तो पहले मैं आपको ये बता देता हूं, फिर आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। पाकिस्तान में शामिल होना चुना, जबकि स्थानीय जनता ज्यादातर हिंदू थी और जूनागढ़ चारों तरफ से भारत से भी घिरा हुआ था। हुआ क्या था कि पाकिस्तान ने, सॉरी, जूनागढ़ ने तो कह दिया कि हम पाकिस्तान में जाएंगे। भारत को इसमें दिक्कत ये हो गई कि जूनागढ़ ना ऐसी जगह थी, समुद्र से टच हुई। एक तो व्यापारिक क्षेत्र जा रहे थे पूरे, मैक्सिमम गुजरात तरफ ही थे। दूसरा, जूनागढ़ रियासत का आपको मैप में दिख रहा होगा, चारों तरफ इंडियन बाउंड्रीज से घिरी हुई थी। मतलब सोच के देखो, चारों तरफ जूनागढ़, जो चारों तरफ भारत, बीच में जूनागढ़ रियासत। तो भारत को दिक्कत हो रही थी इसमें कि यार या तो स्वतंत्र रह लो या उधर मत जाओ, पाकिस्तान में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बंगाल ऑलरेडी जा रहा था, जो आज का बांग्लादेश है, पाकिस्तान की तरफ दिक्कतें हो रही थी, और जनता भी हिंदू। तो दो चीजों की वजह से भारत ने फिर इसमें हस्तक्षेप किया कि भारत में मिलाया जाए। हुआ क्या, नवाब पाकिस्तान में जाना चाह रहा था, तो जनता ने नवाब के खिलाफ विद्रोह कर दिया कि हमें नहीं मिलना पाकिस्तान में। जनता भी नहीं चाह रही थी और विद्रोह कर दिया। तो और नवाब को हटा दिया, नवाब डरकर भाग गया पाकिस्तान, और जनता ने एक अस्थायी सरकार बनाई जिसको आरजी हुकूमत कहते हैं। आरजी हुकूमत वहां की उस थोड़े समय की अस्थायी सरकार को कहा जाता है। और पाकिस्तान भाग गया नवाब। हुआ क्या कि ये आरजी हुकूमत थी, अच्छे से शासन चला नहीं पा रही, क्योंकि आम लोगों ने पूरा कब्जा किया था आंदोलन करके। तो कानून व्यवस्था बिगड़ने लगी थी उस समय, उस जगह की। तो कानून व्यवस्था बिगड़ने पर भारत ने वहां पर शांति व्यवस्था स्थापित करी और जनमत संग्रह करवाया कि आप बताओ किस में रहना है, स्वतंत्र रहना है या फिर भारत में मिलना है या पाकिस्तान में जाना है, क्योंकि आगे ऐसे झगड़े मत करो, व्यापार बहुत सी चीजें हमें दिक्कत आती है फिर। तो 20 फरवरी को यह जनमत संग्रह कराया गया था और जूनागढ़ को भारत में मिला लिया गया, क्योंकि 99% से अधिक वोट जनता ने भारत के पक्ष में दिए थे। तो उस क्षेत्र को पूरी को भारत में मिला लिया और आज ये जूनागढ़ भारत का एक, फिर आगे चल के राज्य बन गया, भारत का हिस्सा बन गया। इसके बाद आते हैं तीसरे नंबर हैदराबाद रियासत में, जिसको आज अपन हैदराबाद सिटी कहते हैं। वो पूरी एक रियासत थी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का कुछ क्षेत्र, महाराष्ट्र, इन सबका टोटल मिला के वो एक बीच में ब्लॉक, वो हैदराबाद रियासत थी। और ये बीच भारत में था, तो भारत को अगेन फिर दिक्कतें हो रही थी कि यार बीच भारत में, ना इसके पास समुद्री क्षेत्र, ना इसके पास व्यापारिक क्षेत्र। हालांकि हैदराबाद भारत की उस समय की सबसे बड़ी रियासत थी और सबसे अमीर रियासत थी हैदराबाद रियासत। पर हुआ क्या, अभी वो देखते हैं। ये तो हो रहा था 1948 फरवरी में हो रहा था ये सारी चीजें। उसके बाद सितंबर में ये स्थिति आ गई कि हैदराबाद के निजाम ने फिर भी वहीं पर स्वतंत्र रहना चुना कि हम इतने सक्षम है कि हम स्वतंत्र रह लेंगे। भारत को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है भाई तुम रह लो स्वतंत्र। पर दिक्कत क्या आई, अपन आगे देखते हैं कि भारत का जो हैदराबाद का जो शासक था, निजाम उस्मान अली खान थे भारत के, हैदराबाद के निजाम। और ये भारत की सबसे बड़ी और अमीर रियासत थी उस समय पे। विवाद क्या आया कि निजाम ने स्वतंत्र रहना चुना, ठीक है भाई, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं, भारत को कोई दिक्कत नहीं थी। और नवाब ने भारत के साथ 1 साल तक यथास्थिति समझौता किया था। यथास्थिति समझौता मतलब ना हमें पाकिस्तान में मिलना है ना भारत में मिलना है, हम जैसे हैं हमें वैसे रहना है, इसको यथास्थिति समझौता कहते हैं, ठीक है, किया। इस दौरान क्या हुआ, जब 1 साल भारत ने एग्रीमेंट मान लिया कि ठीक है भाई, ना तुम कहीं मिलो, स्वतंत्र रहना, स्वतंत्र रह लो, ठीक है, माउंटबेटन योजना ने यही बोला था। पर इस दौरान निजाम की निजी सेना को बोलते थे रजाकार बोलते थे। तो उसकी जो निजी सेना थी, वो रजाकारों ने भारत ने स्थानीय हिंदू जनता को
और कम्युनिस्टों को। कम्युनिस्ट मतलब जो कि सब में बराबर इक्वलिटी में बिलीव करते हैं, तो हिंदू जनता को और कम्युनिस्टों पर अत्याचार करने शुरू कर दिए थे। ये इससे भारत को दिक्कत हो गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रभाव इंडियन टेरिटरीज पर भी पड़ रहा था। तो इसके लिए क्या कहते हैं, अपने वल्लभ भाई पटेल साहब ने ऑपरेशन पोलो चलाया। ऑपरेशन पोलो क्या था? ये पुलिस अभियान था एक हिसाब से, आर्मी का अभियान, जिसकी मतलब पुलिस, ये ऑपरेशन पोलो क्या था कि स्थिति बिगड़ती देख इन अत्याचारों से भारत ने 13 सितंबर 1948 को, डेट याद रखिएगा, पोलो ऑपरेशन पोलो कब हुआ था? 13 सितंबर 1948 को सैन्य कार्यवाही करी और 5 दिनों में निजाम की सेना को आत्मसमर्पण करा दिया। 5 दिन के अंदर निजाम की सेना ने हार मान लिया। 13 तारीख से 5 दिन जोड़ो, 13 5 17, तो 17 तारीख को भारत के अंदर हैदराबाद एक हिस्सा बन गया था। विलय कैसे हुआ? 17 सितंबर 1948 को, जैसे निजाम की सेना ने सरेंडर किया, उस निजाम से क्या कहते हैं, उस्मान अली खान से विलय पत्र पर साइन करवाया और 17 तारीख को हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। ये चीजें डिटेलिंग, इतनी डिटेल में, हालांकि जो कुछ मैंने बताया वो सारी चीजें आपको नोट्स में भी मिल जाएंगी, पर आगे अपन चलते हैं, जो कि है इसका सेकंड पार्ट, जिसमें अपन ये जो कश्मीर रियासत है ना, ये एक्चुअल में पूरा भारत पाकिस्तान युद्ध ही था। तो पहला भारत पाकिस्तान युद्ध 1947 में कैसे लड़ा गया उसकी बात करते हैं। के बाद सभी महत्वपूर्ण घटनाओं में एक घटना ये भी थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो गया था। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं प्री दोनों यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए, और मेंस में इसके कुछ टुकड़े पूछ लेते हैं, नहीं तो ओवरऑल समरी के रूप में इसको पूछ लेते हैं। तो देखते हैं भारत पाकिस्तान युद्ध 1947, जो कि भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध था। यह प्रथम भारत पाकिस्तान युद्ध था। इसमें इसे कश्मीर युद्ध भी कहते हैं, ये याद रखना है ना, किसे कश्मीर युद्ध भी कहते हैं। ये ऐसी छोटी छोटी बातें ये प्री में कभी कभी पूछ लेते हैं, या फिर मेंस में लिखने आ जाए वो 2 नंबर में शॉर्ट आंसर्स में कश्मीर युद्ध, तो क्या बोलोगे फिर अभी, है ना। उसके बाद ये युद्ध टोटल चला था 14 महीने तक। ये खत्म 10-15 दिन में हो गया था, पर वो तो क्या बताएं, भारत ने गलती कर दी कि यूएन ले गया युद्ध। हालांकि आपको मैं बताऊंगा आगे, तो ये खिंच के आ गए। एक एक छोटा सड़ा डिसीजन लाने में 5-5 6-6 महीने लगा रहा था यूएन। आज यूएन मुद्दा, मतलब ये मुद्दा यूएन ना जाता तो पूरा पाकिस्तान आप घूम रहे होते। ये पीओके और ये लाएं या कुछ नहीं होता, और आगे और हिस्सा भी पाकिस्तान का अपन कश्मीर के नाम पे ले चुके होते। 5 दिन में तो पूरा भगा दिया था। खैर, पाकिस्तान की पृष्ठभूमि देखें कि एक्चुअल, मतलब सॉरी, पाकिस्तान ही कह रहा हूँ, युद्ध की एक्चुअल में उस समय कंडीशन क्या थी कि रियासतों को भारत या पाकिस्तान में मिलने को बोला गया था, और उसमें से भारत या पाकिस्तान में किसी एक को चुनना था, या फिर आप स्वतंत्र भी रह सकते थे। रियासतों के पास 3 ऑप्शन थे, या तो भारत में मिल जाओ, पाकिस्तान मिल जाओ, या फिर स्वतंत्र रह लो। तो कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद रियासत में स्वतंत्र रहना चुना था। खैर, राजा हरि सिंह के पास उस समय पाकिस्तान के राजा थे, पाकिस्तान के, पर मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो राजा हरि सिंह थे कश्मीर के राजा, इन्होंने स्वतंत्र रहना चुना। ऑपरेशन गुलमर्ग हुआ। ऑपरेशन गुलमर्ग ये भारत की तरफ से नहीं थे, पाकिस्तानी लड़ाके आए थे, कबीलियाई के लोग। उन लोगों ने पाकिस्तान की सेना की हेल्प से भारत के कश्मीर पर आक्रमण किया था। ऑपरेशन गुलमर्ग ये पाकिस्तान के कश्मीर पर हमला करने के लिए गुप्त योजना बनाई गई थी, जिसे ऑपरेशन गुलमर्ग नाम दिया गया था। पाकिस्तान की सेना की तरफ से सेना ने क्या किया, वहां के कबीलियाई लश्करों को ट्रेन किया। लश्कर वहां के क्षेत्र के लोग थे जिनको लश्कर कहा जाता है। जैसे कि अपने यहाँ नेपाल को नेपाली, नेपाल के लोगों को नेपाली, पंजाब के क्षेत्र को के लोगों को पंजाबी ऐसे कहते हैं ना, वैसे लश्करों की सेना आई थी। तो हजारों कबीलियाई लड़ाके, जिनको लश्कर भी कहते थे, हजारों कबीलियाई लड़ाकों को पाकिस्तान की सेना की समर्थन से तैयार किया गया। उनको ट्रेनिंग दी गई, हथियार दिए गए। जब ये युद्ध में लड़ाकों को पकड़ रहे थे ना, तो उनके पास पाकिस्तानी सेना के राइफल्स मिल रहे थे। तो ऐसा कैसे हो सकता? पाकिस्तान ने कह दिया था हमने तो युद्ध करवाया नहीं, फालतू। उसके बाद देखें इस युद्ध की शुरुआत कैसे। एक तो ये पाकिस्तान के समर्थन से आक्रमण कर दिया। अब बात आती है 22 अक्टूबर की। इस डेट को याद रखिएगा, 22 अक्टूबर को आतंकवादियों ने डोमेल क्षेत्र है, डोमेल और मुजफ्फराबाद के रास्ते से कश्मीर पर आक्रमण कर दिया। 2 नाम याद रखना, डोमेल और मुजफ्फराबाद, आपको क्या कहते हैं मैप में दिख रहे होंगे। उसके बाद आ जाते हैं, आक्रमण कर दिया। उसके बाद राजा हरि सिंह ने जब देखा कि कश्मीर तक ये लड़ाके आतंकवादी आ रहे हैं और जहां जहां से गुजर रहे हैं वहां पूरा एरिया निस्तो नाबूद कर दे रहे हैं, लोगों को मार दे रहे हैं, बच्चों को, माताओं को, लोगों को, उनके साथ गलत हरकतें हो रही हैं,
तो राजा हरि सिंह ने भारत से सहायता मांगी, क्योंकि किससे ले सकते, दुश्मन का दुश्मन दोस्त। भारत से सहायता मांगी तथा भारत की शर्त पर विलय पत्र को इंग्लिश में कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन, क्योंकि भारत में मिलना है तो पहले भारत विलय पत्र पे साइन करो। ये जूनागढ़ में हुआ था, यही क्या कहते हैं हैदराबाद में हुआ था। विलय पत्र पर साइन करे थे 26 अक्टूबर को। 22 अक्टूबर को आक्रमण था, याद रखना, और 26 अक्टूबर को वो विलय पत्र पर राजा हरि सिंह ने साइन कर दिए थे इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन पर 4 दिन बाद। ठीक है, जैसे ही 26 तारीख को क्या कहते हैं साइन किया विलय पत्र पर, 27 अक्टूबर को पूरी भारतीय सेना वहां पर पहुंच गई। कुल मिलाकर अपन इंतजार ही कर रहे थे कि तो एक बार आओ कश्मीर को भारत में, एक बार विलय पत्र पे साइन करो, हम तुरंत तुम्हें आजाद करा रहे। 27 अक्टूबर को भारतीय सेना को हवाई मार्ग से श्रीनगर भेजा गया और कुछ घंटों में अपन पहुंच गए थे श्रीनगर। यह भारतीय सेना का पहला बड़ा एयरलिफ्ट ऑपरेशन था। ठीक है, ये याद रखना। उसके बाद सेना ने हमलावरों को बारामूला और उरी के पीछे तक खदेड़ दिया। आपको मैप में दिख रहा होगा बारामूला और उरी, जो उरी पे स्ट्राइक भी हुई थी, आपने मूवी में देखा होगा। वो क्षेत्र तक पाकिस्तानी सेना आ चुकी थी, मतलब वो लड़ाके आ चुके थे आतंकवादी। तो बारामूला उरी के पीछे तक खदेड़ दिया था सेना ने कुछ ही दिन में। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही थी मेजर सोमनाथ शर्मा की, जिनको प्रथम परमवीर चक्र विजेता भी कहा जाता है। सबसे पहला परमवीर चक्र इन्हीं मिला था, याद रखना, मेजर सोमनाथ शर्मा को। इन्होंने क्या किया था, और क्या कहते हैं उरी और बारामूला के पीछे तो आतंकवादियों को खदेड़ा, और श्रीनगर का जो एयरपोर्ट था मेन, उसको आतंकवादियों ने घेर रखा था, उसको आजाद कराया। क्योंकि कल को सेना और भेजनी पड़ जाए या कुछ भी, तो एयरपोर्ट की पट्टी तो चाहिए अपन को, तो उस पूरे एयरपोर्ट को इन्होंने सुरक्षित बनाए रखा था। और इनको पहला परमवीर चक्र मिला था मेजर सोमनाथ शर्मा को। बारामूला और उरी क्षेत्र के भी पीछे ढकेल दिया था इन्होंने। इनकी बटालियन थी जिसके ये कमांडर थे। उसके बाद भारत की तरफ से चलाया गया ऑपरेशन विजय मार्च 1948 को, जिसमें झांझर है ये, झांझर नहीं, झांझर को वापस पाने के लिए चलाया गया था। ये ऑपरेशन विजय सक्सेसफुल रहा। 2 दिन के अंदर ही अपन ने झांझर पर विजय हासिल कर ली थी, और कंप्लीटली जहां से मेन जो कश्मीर था उसके और उसके आसपास के क्षेत्रों से लड़ाकों को या कभी लश्करों को भगा दिया था। उसके बाद अपन, ये तो मैं मानता हूं अपनी एक गलती, क्या संयुक्त राष्ट्र संघ 1 जनवरी 1948, हालांकि मार्च में ये अपन ने पूरा जीत लिया था, पर इससे पहले ही 1 जनवरी 1948 को भारत ने, खासकर उस समय के जो प्रधानमंत्री बन गए थे नेहरू जी ने, इस मुद्दे को यूएन ले गए। ये बहुत बड़ी गलती, क्योंकि इनकी थी पहचान, मैंने आपको पिछली स्लाइड में भी बताया था थोड़ा बहुत, कि इनकी पहचान थी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुत, तो ये अपनी पहचान बताना चाह रही थी, देख रहे हैं क्या क्या कर सकते हैं। इस फालतू के नौटंकी के चक्कर में ये यूएन मुद्दा लेगा, और यूएन इतना खींचा इस मामले को, इतना खींचा, 1.5 साल बाद, ये 14 महीने कह रहा हूँ ना, ये 4 महीने में युद्ध निपट गया था, सॉरी कुछ हफ्तों में युद्ध निपट गया था, बाकी का समय ये यूएन ने खा लिया। यूएन ने मध्यस्थता कराई, और रात 23:59 पर, मतलब रात के 12 बजे समझ लो, रात के 12 बजे 1 जनवरी को सीज फायर कर दिया और युद्ध विराम कर दिया, ऑफिशियली युद्ध विराम कर दिया। हालांकि मैंने इसके बीच की कई सारी चीजें भी हैं कि सबसे पहले यूएन प्रस्ताव गया, तो जब भी यूएन प्रस्ताव जाता है जिस भी युद्ध क्षेत्र के लिए, वो युद्ध क्षेत्र पूरी तरीके से डेड जोन डिक्लेयर कर दिया जाता है। मतलब वहां पर कुछ भी नहीं हो सकता, ना वहां पर कोई, वहां के लोकल भी नहीं जा सकते, वहां पर सेना नहीं रह सकती, दो अलग अलग साइड में बस सेना खड़ी रहेगी, वो मिल नहीं सकते, पूरा डेड जोन हो जाता है। वहां कुछ गतिविधियां नहीं हो सकती, वहां ट्रेड नहीं हो सकता, वहां पर क्या कहते हैं, कुछ भी चीजें नहीं हो सकती। तो उसको कई दिनों तक रखा रहा था, तो कराया ये, मतलब पूरा युद्ध विराम करा दिया ऑफिशियली कई दिनों तक लटकाने के बाद। 49 में सोचो कहाँ, मार्च 48 में अपन जीत गए थे, और उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में, और अगले साल जनवरी में जाके ये चीजें हुई थी 10 महीने बाद। उसके बाद हुआ था कराची में समझौता। कराची समझौता कहते हैं इसको, युद्ध विराम के बाद, जो कि जुलाई 1949 में, ये भी यूएन ने करवाया था। सोचो जनवरी के बाद 6 महीने बाद जुलाई में हो रहा है ये फालतू की नौटंकी। जुलाई 1949 को सीज फायर लाइन निर्धारित की गई। सीज फायर लाइन होती है, क्या कहते हैं, वो लाइन जहां जिस सीमा के इस तरफ एक देश निर्धारित, बाउंड्री लाइन, वो वाली, जैसे रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान की सीमा है ना, राजस्थान पंजाब वाली, वैसी सीज फायर लाइन।
और 1972 में जब अपना युद्ध हुआ था ना, 1972 में द्वितीय पाकिस्तान युद्ध, तो इसी लाइन को, सीज फायर लाइन को LOC कहा गया था। LOC मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, अब अपन देखते हैं युद्ध का परिणाम क्या हुआ। भारत के पास लगभग 66% हिस्सा आया, जिसमें आज अपन देखते हैं कश्मीर घाटी है, जम्मू है, लद्दाख है, ये टोटल मिला के कश्मीर का 66% या 2/3 हिस्सा था। और पाकिस्तान के क्षेत्र में ऑब्वियसली बात है रिमेनिंग 66% या 1/3 हिस्सा आया, जो कि पूरा वो आज़ाद कश्मीर क्षेत्र जितना उन्होंने हथियाया था, और पूरा गिलगित बाल्टिस्तान क्षेत्र ये पाकिस्तान के अंडर में आया। और इसे भारत एक्चुअल में POK कहता है। देखो मैं आपको मैप बना के बताता हूँ। ये अपना कश्मीर है, कश्मीर में ये वाला हिस्सा, ये यहाँ पर क्या कहते हैं, ये इसको नाम दे दिया, सॉरी मैं गलत कह गया, ये नाम दे दिया इन्होंने, ये था आज़ाद कश्मीर, और इसको नाम दे दिया, ये तो वहाँ का पहले ही क्षेत्र था गिलगित बाल्टिस्तान। और ये एरिया था ना, ये नेक वाला, ये एरिया इन्होंने चाइना को बेच दिया था द्वितीय भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद। ये बहुत ही बड़ी गलती हो गई थी। है, जब ये जीत हुई भारत की, तो इसको भारत की एक बहुत ही बड़ी राजनीतिक जीत माना गया था, क्योंकि उस समय भारत नया नया आजाद हुआ था और ये भारत की पहली जीत थी। और बहुत ही रणनीतिक रूप से वल्लभ भाई पटेल जी ने बहुत तरीके से इस चीज को टैकल किया और जीत हासिल कर ली। तो ये सारी चीजें थी। मैं इस युद्ध को ना अभी भी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं हार मानता हूँ, भले ही अपने पास उतना क्षेत्र आ गया। जो पाकिस्तान के पास 33% गया ना, वो भी नहीं जाना चाहिए था, ये नेहरू जी की गलती की वजह से चला गया। खैर, आई होप आपको वीडियो पसंद आई, और सबसे मेन चीज, सबसे जरूरी चीज देखना, सबसे जरूरी, ठीक है, थैंक यू यही थी सबसे जरूरी चीज। खैर, मजाक कर रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगली वीडियो में पोस्ट इंडिपेंडेंस के टाइम पे क्या हो रहा था, उसमें सबसे जरूरी एरिया अपन देखने वाले हैं, जिसमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन देखेंगे, संविधान निर्माण पूरा क्रम से देखेंगे, जो प्री और मेंस दोनों के लिए जरूरी है। कौन कौन सी समितियां बनी थी, कब बनी, उनका काम क्या था, उसमें मेंबर कितने थे, स्रोत कैसे लागू, कहाँ कहाँ से अपन संविधान में चीजें लेके आए, प्रस्तावना कैसे बनी, प्रारूप समिति, और बहुत सारी चीजें पूरा क्रम से अपन इसको जानेंगे। क्योंकि वहां से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्री और मेंस दोनों के लिए, UPSC PSC दोनों के लिए बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो कल की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आई होप आपको आज का लेक्चर भी पसंद आया होगा। अगेन मैं कह रहा हूँ, मेरे को एंडिंग समझ में नहीं आती कि इसका आउटरो कैसे करते हैं। बस इतना कहूँगा कि जय हिंद।